हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? तो हमारा टॉपिक जो पहले से चला आ रहा है सेशन ट्रायल, उसको हम अगेन स्टार्ट करते हैं सेशन ट्रायल। सेशन ट्रायल चल रहा था और हम लास्ट में जो है कहाँ तक आ गए थे? डेट ऑफ डेट ऑफ प्रोसिक्यूशन एविडेंस। प्रोसिक्यूशन को ये मौका दे दिया गया था कि भई आप अपने-अपने गवाह बुलाइए और तो जो भी गवाह आए थे, कोर्ट ने उन्हें एग्ज़ामिन करना चालू कर दिया। ज़रा सा इसे पढ़ लें क्या है लिखा है, इसको एक बार पढ़ें। एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन का मतलब ये होता है कि प्रोसिक्यूशन ने जितने भी गवाह अपने आरोप पत्र में दाखिल किए हैं गवाहों के नाम, जो डॉक्यूमेंट दाखिल किए हैं, उनको कौन पेश करेगा, क्या करेगा, ये सब इस तरीके के गवाह जो होते हैं। जो छोटे केस होते हैं उनमें तो 5-7 गवाह होते हैं, लेकिन जो हीनियस क्राइम और बड़े क्राइम होते हैं, जहाँ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के केसेस होते हैं, वहाँ गवाहों की संख्या 10, 20, 50, 100, 50 तक भी, 100 तक भी हो सकती है और कोई बहुत ज़्यादा लिमिट है नहीं इसकी और लेकिन कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। ये मैन टू मैन डिपेंड करती है। अब मान लो जैसे अभी दिल्ली का ये लेटेस्ट उदाहरण है आबकारी घोटाला। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरेस्ट हुए हैं और एक शिक्षा मंत्री हैं शायद सिसोदिया साहब, वो भी अरेस्ट हुए। तो इसमें जो चार्जशीट है एनआईए ने दाखिल करी, वो बड़ी चार्जशीट होती है, उनमें टाइम लगता है थोड़ा-सा। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि अब जो गवाहों को बुलाया गया है, तो उनकी एविडेंस होनी है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पहलू है एविडेंस का। ज़रा समझें क्या कहना चाहता है ये एविडेंस में। 254 सेक्शन है इससे, सेशन ट्रायल का। सेशन ट्रायल में बताते हैं कि किस तरीके की एविडेंस हो। On the date so fixed, the judge shall proceed to take all such evidence as may be produced in support of the prosecution case, provided that the evidence of a witness under subsection may be recorded by audio, video, electronic means। देखिए अब ये जो नया जो प्रोविजन है, ये पहले नहीं था। क्या है? ये पहले नहीं था। पहले सिर्फ ये था कि स्टेनो रिकॉर्ड करता था और कई बार ऐसा होता था कि एक तरफ स्टेनो रिकॉर्ड करता था और एक तरफ यही इंग्लिश में लिखी जाती थी और एक तरफ हिंदी में लिखी जाती थी। जहाँ पर अंग्रेजी के स्टेनो होते थे, वहाँ ये अंग्रेजी में लिख ली जाती थी, लेकिन उसको ट्रांसलेशन जैसा आप कर देते थे या सरकारी वकील कर देता था उसका। और जो विटनेस होता था, जो उसकी भाषा होती थी, उसमें लिखी जाती थी। तो 2 भाषाओं में होता था। एक तो वो लैंग्वेज जो कोर्ट की लैंग्वेज अंग्रेजी है अधिकतर। अब तो स्टेटों में कुछ में अपनी-अपनी लोकल लैंग्वेज भी चलने लगी, लेकिन पहले जो है हिंदी और अंग्रेजी ही 2 लैंग्वेज थी। तो उसमें एक जगह जो विटनेस की भाषा है वो और प्लस अंग्रेजी में कर दिया जाता है। आज भी सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की लैंग्वेज जो है मैक्सिमम सुप्रीम कोर्ट की तो 100 मत कहो 99% अंग्रेजी है। तो अब क्या है, तो हाँ, हम इस पे आ गए। तो एविडेंस जो है ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक उससे रिकॉर्ड भी की जा सकती है। मे बी वर्ड यूज़ किया, मे, नॉट शैल। और इसमें थोड़ा-सा और गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए फ़ायदा किया है। जैसे राइटिंग एक्सपर्ट ओपिनियन है या एक्सपर्ट्स ओपिनियन है, मेडिकल हॉस्पिटल्स की ओपिनियन है। द डिपोज़िशन ऑफ एविडेंस ऑफ एनी पब्लिक सर्वेंट मे बी टेकन थ्रू ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। इनकी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से ली जा सकती है। दिस इज़ द न्यू सेक्शन नहीं, ये न्यू अमेंडमेंट्स न्यू क्योंकि न्यू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इसलिए ये नया प्रोविज़न इसमें डाला गया है। The judge may, in his discretion, permit the cross-examination of any witness to be defied until any other witness or witness have been examined or recall any witness for further exam। देखिए यहाँ वर्ड रिकॉल भी दे दिया है। The judge may
इन हिज डिस्क्रिशन, ये उनके वो मर्जी है। डायरेक्शन परमिट द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ एनी विटनेस टू बी डेफर्ड until any other witness or witness have been examined or recall any witness for further cross examination। इस सेक्शन को बड़ी इसकी बारीकी है। देखिए ये सेक्शन कहता है कि जज साहब की ये विवेकाधिकार है कि वो क्रॉस एग्जामिनेशन को परमिट कर दें एनी विटनेस को, या उसको डिफर कर दें आज की जगह कल के लिए, परसों के लिए, 10 दिन बाद के लिए। अंटिल अदर विटनेस, जब तक कि कोई दूसरा विटनेस ना आ जाए, दूसरे विटनेस की आवश्यकता ना हो, वह ना आ जाए। और अदर विटनेस और विटनेस हैव बीन एग्जामिन और रिकॉल एनी विटनेस, और रिकॉल कर सकते हैं एनी विटनेस को यदि आवश्यकता होती है। तो ये सेक्शंस देखने में छोटा सा लगता है लेकिन है बहुत बारीक और बहुत इंपॉर्टेंट, आपको इशारा करता किसी बात के लिए आपको। तो यहाँ कोई विटनेस अगर खोने से रह जाता है या किसी वजह से छूट जाता है, डेफर हो जाता है, नहीं आता, तो रिकॉल की भी परमिशन दे देती है। रिकॉल रिकॉल का भी एक प्रोविजन है। जब किसी डेट पर वकील साहब नहीं जा पाते हैं और विटनेस जज साहब करा के उसे फारिग कर देते हैं, तो एप्लीकेशन लगाकर रिकॉल की भी एप्लीकेशन लग सकती है इसी केस में। तो उसका सब्जेक्ट ये था एप्लीकेशन फॉर रिकॉल ऑफ विटनेस। कोर्ट जुर्माना लगा के या कुछ करके जैसी भी परिस्थिति होती है उसमें विटनेस को रिकॉल कर लेंगे। और बस यहाँ पर ही थोड़ा सा मात खा गई इंडिया। अब देखिए यहां पर इन्होंने सीधा एक एक्विटल डाल दिया, यहां पर एक्विटल डाल दिया। अब ये जो स्टेज है एक्विटल की, अब ये से समझ लें कौन सी स्टेज है, जहां सारी गवाही लेने के बाद में जज साहब को ये लगता है कि यार मामला मजबूत नहीं है, तो कोर्ट वहां पर एक्विटल कर सकती है 255 के तहत। क्या है जरा, इफ आफ्टर टेकिंग द एविडेंस फॉर द प्रोसिक्यूशन एग्जामिन द अक्यूज एंड हियरिंग द prosecution and the defense on the point of and the defense on the point, the judge considered that there is no evidence that accused committed the offense, the judge shall record an order of acquittal। सारी एविडेंस वगैरह लेने के बाद में, सबको सुनने के बाद में अगर लगता है कोर्ट को, तो 255 में कोर्ट सेशन ट्रायल केस में एक्विटल कर सकती है। यहाँ ये 255 सेक्शन उनको एक इन्फिनाइट पावर देता है। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़े, तो यहां एक आता है 256 सेक्शन आता है। 255 के बाद एकदम 56 दिया इसका मतलब। तो 255 देने का उद्देश्य यह है कि मामला जब नहीं बनता हो तो स्थिति है, लेकिन जब मामला बनता हो, केस स्ट्रांग हो प्रोसिक्यूशन का, तो कोर्ट जो है मुलजिम से ये कहेगी, हम इस स्टेट को कहते हैं 256 की स्टेज। जब मुलजिम उस वाले सेक्शन में बरी नहीं करा गया कोर्ट में, तो कोर्ट उससे कहेगी कि भाई आप जो है कोर्ट, मैं तो इसे यहां कहूंगा, लेकिन एक बार जरा सा कंफर्मेशन करके कहूंगा, क्योंकि सारे सेक्शंस बदल गए हैं ना। यहां प्रॉब्लम्स क्या हो रही है, ये सेक्शन सारे तब्दील हो गए हैं।
यहां पर हम थोड़ा सा 256 के साथ में एक सेक्शन और जोड़ देते हैं, जो यहां लिखा हुआ नहीं है सेशन ट्रायल में, लेकिन हम जोड़ देते हैं आपकी नॉलेज के लिए 351। तो यहां ये वर्ड देता है 256 प्रतिरक्षा का प्रारंभ। तो पहले 256 को पढ़ने से पहले 351 को पढ़ना जरूरी है। इस सेक्शन का नाम सुनने जरा सा इंपॉर्टेंट है, पावर टू एग्जामिन एक्यूज। और यहां क्या था, एंटरिंग अपॉन डिफेंस। वहां डिफेंस था, पावर ऑफ एग्जामिन एक्यूज। ये इसका सेशन का ट्रायल ही, इस सेशन ट्रायल का ही पार्ट है, जो कि वहां नहीं लिखा हुआ, यहां लिखा हुआ है दूसरी जगह। ये ढूंढना ही भारी होता है इस तरीके से। ये सब एक्सपीरियंस से, प्रैक्टिकल से बातें आती है। अब जितनी भी एविडेंस कोर्ट में रिकॉर्ड की गई थी सेक्शन 254 के तहत, वो सारी की सारी एविडेंस, सारे के सारे गवाह का एक स्टेटमेंट बंच बनाया जाएगा गवाहों का। उनको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिखा जाएगा, और वो क्वेश्चन तैयार करने के बाद या तो मुलजिम के वकील साहब तैयार करेंगे उसे, या तो जज साहब तैयार करेंगे, या प्रोसिक्यूटर तैयार करेंगे। और उस मुलजिम से पूछा जाएगा कि तुम्हारे खिलाफ ये गवाही आई है, ये साक्ष्य आया है, ये बताइए आपको इसके बारे में क्या कहना है। जैसे सुन लें एक मिनट को लिए, इन एवरी इंक्वायरी और ट्रायल। देखिए ट्रायल वर्ड आ गया, ट्रायल, इंक्वायरी और ट्रायल वर्ड आ गया। For the purpose of enabling the accused personally to explain any circumstances appearing in the evidence against him, the court may at any stage without previously warning the accused put such questions to him as the court consider necessary. इसका सब पैरा भी है, सेल आफ्टर द विटनेस ऑफ द प्रोसिक्यूशन हैव बीन एग्जामिन्ड एंड बिफोर ही कॉल्ड और फॉर हिज डिफेंस क्वेश्चन हिम जनरली ऑन दिस केस, प्रोवाइडेड दैट द समन केस वेयर द कोर्ट हैज डिस्पेंस विद द पर्सनल अटेंडेंस। छोड़ दीजिए, हमारा मतलब करिए, नो oath shall be administered to the accused when he is examined under section फर्स्ट। तो ये क्या है, ये सेक्शन ये बताता है कि उसमें मुलजिम को एग्जामिन किया जाएगा, मुलजिम के सामने जो सारी गवाही आई है, जो गवाह कह के गए भाई इनने मारा था जी, इस पे चक्कू मिला, इसमें पुलिस कहती है कि ये सही बरामद हुआ, ये बरामद, वो सारी बातें उसके सामने रखी जाएंगी, और वो सारी की सारी बातों का जवाब देगा, हाँ कहेगा ना कहेगा। अधिकतर मुलजिम यही कहते हैं कि नहीं नहीं साहब हमने नहीं किया ये। तो ये सारी की सारी बातें वहां पर कही जाएंगी, और उसके बाद जो है ये स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज के बाद में ये वाला पोर्शन जो है, ये 256 वाला, ये पूरा होगा। तो प्रोसीडिंग्स होगी पहले 351 वाली, स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज रिकॉर्ड किया जाएगा, और फिर मुलजिम को मौका दिया जाएगा कि उसे अपनी सफाई में कुछ कहना है। मान लो सपोज करो मुलजिम अब ये कहना चाहता है कि जी मैंने तो इसको जो है चोर को, ये सब जो कंप्लेनेंट है, इसको अपनी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में पीटा था, या कि मैं तो घटना वाले दिन सर मौका वारदात का था ही नहीं, या वो ये कहना चाहता है कि जी मेरा तो इस मामले से रिलेशन ही नहीं था, मुझे तो इसमें झूठा फंसा दिया गया है। तो इस तरीके की बातें यदि मुलजिम कहता है, तो वो उसको डिफेंस के लिए मौका दिया जाएगा। डिफेंस में जिस भी गवाह को चाहे वो एप्लीकेशन देकर उन गवाहों को बुला सकता है, उन गवाहों को बुला सकता है जो कोर्ट में एग्जामिन हो गए हैं, या उसके अपने गवाह, जैसे हॉस्पिटल का कोई रिकॉर्ड है या किसका रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड भी वो मंगवा सकता है।
तो वो अपनी डिफेंस इसमें कहता है, उसकी डिफेंस भी रिकॉर्ड कर ली जाती है। उसकी डिफेंस होने के बावजूद भी फिर जो है बहस होती है, फिर दोनों पार्टीज की बहस होती है, और बहस होने के बाद में बहस सेक्शन 257 के तहत होती है। ये पढ़ देता हूं इसको आपको। When the examination of witness, if any, for the defense is completed, the prosecutor shall sum up his case, and the accused or his advocate shall be entitled to reply, provided that where any point of law is raised by the accused or his advocate, the prosecution may, with the permission of the judge, make his submission with regard to such point of law. अगर कोई तर्क, कोई वितर्क या कोई ग्राउंड्स या कोई बहस, कोई साइटेशन एक्यूज के वकील साहब कोर्ट में दे सकते हैं, तो वो 257 के तहत वो सारी बातें अपनी जज साहब को बताएंगे और सरकारी वकील अपनी बताएगा। तो यहां दोनों पार्टी की बहस होगी। बहस होने के बाद में 258 के अंदर, सेक्शन 258 में, या तो मुल्जिम को बरी कर दिया जाएगा या दोष सिद्ध कर दिया जाएगा। एक जजमेंट की डेट देंगे, जज साहब कहेंगे भाई आज शाम को जजमेंट है या कल को जजमेंट है। बुला के जजमेंट कहेंगे कि भाई तुम्हें जो है हम दोषी करार देते हैं कि तुम दोषी हो भाई। तो 258 में अगर बरी कर दिया तो मुल्जिम अपने घर चला जाएगा। उससे इस बात के जमानती ले लिए जाएंगे कि भाई अगर सरकार अपील करेगी, अगर सरकार अपील करेगी तो तुम जो है तब तक के लिए जमानती दे दो। तो अपने जमानती दे जाएगा कि भाई तब तक के लिए जमानती जब तक कोर्ट जैसा मतलब सरकारी वकील या सरकार अपील नहीं करती उस केस में। ये तो हुआ जब मुल्जिम बरी हो जाता है। जब मुल्जिम बरी हो जाएगा तो जो जजमेंट की कॉपी है वो सरकारी वकील को फ्री दी जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, और सरकारी वकील हाई कोर्ट में उसकी अपील 90 दिन के अंदर कर सकते हैं। सरकारी वकील 90 दिन में कर सकते हैं। लेकिन सपोज करो अगर मामला मर्डर का है तो जो मुल्जिम है उसे कस्टडी में ले लिया जाएगा, क्योंकि 3 साल तक की जिसमें सजा होती है उन केसेस में तो कोर्ट बेल दे देती है, छोड़ देती है, कस्टडी में नहीं लेती। लेकिन जहां 3 साल से ज्यादा सजा के केसेस हैं मर्डर वगैरह के, क्योंकि सेशन ट्रायल में अधिकतर सेशन बड़े केस होते हैं, तो वहां बेल नहीं दी गई बल्कि कस्टडी में मुल्जिम को ले लिया जाता है और जजमेंट सुना दिया जाता है। तो जजमेंट के 2 पार्ट होते हैं, एक तो हेल्ड गिल्टी और दूसरा होता है पॉइंट ऑफ सेंटेंस। पॉइंट ऑफ सेंटेंस पर मुल्जिम के वकील को सुना जाता है और यह तय किया जाता है कि इसमें कितना सजा दी जाए। अगर सजा या तो आजीवन कारावास है या मौत है, तो सुनने के बाद आजीवन कारावास लगता है तो कोर्ट को आजीवन कारावास दे देती है, मौत लगती है तो मौत दे देती है। अब ये प्रोसीजर होने के बाद में, इस प्रोसीजर के होने के बाद में मुल्जिम को कॉपी तुरंत दी जाती है जजमेंट की, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उसका कोई पैसा नहीं लिया जाता और उस पर मोहर वोट जज साहब लगा के देते हैं। अगर वो चाहता है उसी से तो वो उसकी अपील कर सकता है। तो समझ लें आप, या तो बरी होगा या सजा होगा। अगर मुल्जिम सजा होता है तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी दी जाएगी और उसको 30 दिन में अपील करनी है। 30 दिन में वह व्यक्ति अपील करेगा।
सेशन कोर्ट में 30 दिन में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील कर सकता है, लेकिन तब तक वो जेल में रहेगा जब तक कि उसका सेंटेंस सस्पेंड ना हो जाए। तो आज यहां मैंने आपको सेशन ट्रायल समझाने की कोशिश करी। अब सेशन ट्रायल जब मैंने आपको समझा ही दिया है, अब आपको आंख मीच के बिना किताब देखे इसकी बताता हूं दोबारा से। सबसे पहले आएगी चार्जशीट, नंबर 1 स्टेज। जज साहब मजिस्ट्रेट साहब उसमें कॉग्निजेंस लेंगे, नंबर 2 स्टेज। मजिस्ट्रेट साहब मुलजिम को कॉपी सप्लाई कर देंगे, नंबर 3 स्टेज। केस को कमिट कर दिया जाएगा, अगर सेशन ट्रायल है ऊपर की कोर्ट में वो चला जाएगा, कमिटल की प्रोसीडिंग्स होकर मुलजिम को कॉपी सारी की सारी फ्री दे दी जाएंगे। कमिटल होकर मुलजिम चला जाएगा सेशन कोर्ट में, सेशन कोर्ट में उसके खिलाफ चार्ज लग जाएगा। चार्ज में वो या तो प्लीड गिल्टी करेगा या क्लेम ट्रायल करेगा। प्लीड गिल्टी करेगा तो सजा हो जाएगी और क्लेम ट्रायल करेगा तो एविडेंस हो जाएगी। एविडेंस के बाद में बयान मुलजिम हो जाएगा। मुलजिम को जो अपनी डिफेंस देनी होगी वो डिफेंस दे देगा, बहस होगी और जजमेंट हो जाएगा। These are the stages of criminal trial. अब आप ये देखिए कि ये ज्यादा से ज्यादा 8-9 स्टेज है, लेकिन हमारे देश में 10-10 साल 20-20 साल ट्रायल में लग जाते हैं। कितना गलत है। जिसका घर का मरा वो तो चाह रहा है कि किसे कैसे ना कैसे सजा हो, और जो निर्दोष था और वो फंस गया झूठे केस में, वो बेचारा सोच रहा है कि कैसे बरी हो जाऊं। उसके 10 साल खराब हुए, इधर भी 10 साल खराब हुए। इस छोटी सी कार्रवाई में इतने ज्यादा टाइम जो लगता है, बस यही प्रॉब्लम का सबब है। और इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। मैं नाम किसी व्यक्ति विशेष का नहीं लूंगा। इसमें जो पक्षकार है वो जिम्मेदार है, वो जानबूझ कर डिले क्रिएट करते हैं। देखिए, इससे लॉ नुकसान होता है और न्याय से व्यक्तियों का विश्वास उठता है। सरकारी वकील, प्राइवेट वकील अर्थात डिफेंस काउंसिल और जज साहब, ये हम सब एक न्यायपालिका का अभिन्न अंग है और हमारा कार्य है कि हम अपने कार्य को सरअंजाम दें सही तरीके से। हमारा काम ना तो मुजरिम को बचाना है ना सजा कराना है, हमारा काम जस्टिस कराना है। वी आर द पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो हमें नियम से काम करने चाहिए, खामोखा की डिटेल नहीं लेनी चाहिए कोर्ट में और डिले प्रैक्टिस से बचना चाहिए। हम केवल यही बात नहीं कह सकते कि न्यायपालिका इस देरी के लिए जिम्मेदार है। हाँ, मैं मानता हूं सरकार की कुछ गलतियां हैं कि क्योंकि जुडिशियल ऑफिसरों की जो संख्या है वो बहुत कम है और उसके कंपैरिजन में पुलिस ऑफिशियल्स की संख्या बहुत ज्यादा है। तो पुलिस ऑफिशियल तो बहुत सारे केस बना के एक साथ डाल देते हैं जज साहब के यहाँ, क्योंकि वो तो फ्री बॉडी है, उन पर इतना अंकुश नहीं है। लेकिन न्यायपालिका के लिए क्या है, उनके ऑर्डर्स चैलेंज होते हैं ऊपर जाके, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है और उनके लिए सारा वकील साहब को भी देखना है, सब कुछ देखना है, सारी उन्हें देता। आइए तो इंडिपेंडेंट है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, लेकिन जज साहब सरकारी वकील से भी बंधे हैं, प्राइवेट वकील को भी टाइम देना है। प्राइवेट वकील डिफेंस काउंसिल के घर में 50
परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं। कभी सरकारी वकील छुट्टी पे है, कभी डिफेंस, कभी मुलजिम बीमार है, कभी गवाह बीमार है, कभी समन नहीं चले गए, कभी समन की सर्विस नहीं हुई। इतनी सारी ये प्रॉब्लम्स हैं, इसकी वजह से डिले, ट्रायल में डिले होता है। वरना ये 10 स्टेज कितने दिन की, वरना ये 10 स्टेज कितने दिन की? क्या लगता है आपको ये 10 स्टेज ज्यादा है? हमने ऐसा भी देखा कि हमने 15-15 दिन में ट्रायल खत्म करा दिए। मैं समझता हूं 307 के केस में यदि सारी पार्टीज वफादारी से अपने अपने कार्य करें, इसमें कोई एक ही पार्टी जिम्मेदार नहीं है, इसमें सब जिम्मेदार है। जो भी छुट्टी ले रहा है, गवाह है, सरकारी वकील है, या जो भी जानबूझ के डेटे ले रहा है, वो इस सिस्टम को खराब करने के लिए जिम्मेदार है। क्या 10 स्टेज हैं, 10 स्टेज, इनमें कितनी देर लगेगी? कुछ नहीं लगे, लेकिन डिले होती है, केसेस बाइंडेंसी बढ़ती जा रही। चलिए, हमारा वो टॉपिक नहीं है, हमारा तो सिर्फ आपको बताने का क्वेश्चन है और ये समझाने का भी है कि भैया अगर वकील बनो तो न्याय कराने की कोशिश भी करो। ये समाज अच्छा बनेगा तो हमारे देश के लिए बनेगा, और खराब बनेगा तो हमारे देश के लिए बनेगा। गुंडों का शासन नहीं, देवताओं का शासन चाहिए। गुंडे हमारे क्लाइंट हो सकते हैं, लेकिन गुंडों को बचाना हमारा फर्ज नहीं है। हमारा सिर्फ, हम वकील हैं, वकील की हैसियत से हमें वकालत करना हमारा फर्ज है। और अगर मैं सरकारी वकील हूं तो मेरा काम भी ये नहीं कि मैं निर्दोषों को सजा करा दूं, या जज साहब का भी काम ये नहीं है कि हम किसी को भी सजा कर दें। सारा काम तुला पे है, जिधर बैलेंस ऑफ इक्विटी है उधर ही तुला का मामला है। तुला पूरा पूरा तोलेगी, बराबर बराबर तोलेगी, दोनों के लिए जज साहब बराबर है। तो देखिए 27 मिनट का टॉपिक हो चुका है, और अब जब बात हो ही गई है, जहां इसमें देरी होती है इन सेक्शंस में, दोबारा सेक्शंस बनाया था मैं आपको, 210, 227, 228, 230 इंपॉर्टेंट सेक्शन है, याद रख पढ़ना। अगर स्टूडेंट हैं तो इस पे भी आपको व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ सेशन ट्रायल, ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके पेपर में। 241, 340, 248, 249, 250, 251, 252, 254, 351, 255, 256, 57, 58, ये सारे सेक्शंस हैं, ये स्टेजेस थी सेशन ट्रायल की। अगर आपकी सेशन ट्रायल ये स्टेजेस आपके दिमाग में बैठ गया तो मजिस्ट्रेट ट्रायल और समन्स ट्रायल, दो ही तो ट्रायल है। और तीसरा कंप्लेंट केस है। कंप्लेंट केस में कभी आज तक किसी को सजा नहीं होती, मतलब सजा नहीं, मतलब 99% बरी होते हैं, कोर्ट बिलीव ही नहीं करती उनको, बहुत रेयर है। अगर केस होगा और पार्टी मजबूत है, चुस्त है, तो केस रजिस्टर्ड जरूर हो जाएगा। तो कंप्लेंट केस तो इतने मजबूत नहीं होते। अगले टॉपिक में मैं लिख लेता हूं कि क्या पढ़ाना है। देखिए, सबसे बड़ा मुझे जो मैंने बताया नहीं आपको पूरा, क्योंकि बहुत उसमें घंटों चाहिए था। एविडेंस का जो सेक्शन है, ये तो इसने 1.5 लाइन लिख दी, ये नहीं है। सबसे ज्यादा देर इसी में लगती है। ये सारी स्टेज है एक तरफ और एविडेंस एक तरफ। तो उसके लिए हम सेक्शन 142 से लेकर 162 तक इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन हमें पढ़ने चाहिए। लेकिन मैं आपको यहां पर सारे सेक्शन आज नहीं, अगले टॉपिक में बता के जा रहा हूं। आपको अपील, रिवीजन और एग्जामिनेशन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, हॉस्टाइल विटनेस,
इनके विषय में अगला जो टॉपिक बनाऊँगा, उस टॉपिक को पूरा करने के बाद में फिर मजिस्ट्रेट ट्रायल और समन केसेस बताऊँगा आपको, समन केसेस। तो इसके बाद मैं आपको बताऊँगा अपील, रिवीजन और एग्ज़ामिनेशन चीफ, जो इसका 254 का हिस्सा बचा हुआ है, 254 का हिस्सा। क्योंकि 254 अपने आप में कहने को तो थोड़ा-सा पर है बड़ा मामला। ठीक है, नमस्कार, आज के लिए बहुत हो गया, आज का बहुत काम हो गया आज का। थैंक यू।